गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, तक्षशिला स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लासेस तक्षशिला इंस्टीट्यूट की तरफ से लगाई जा रही हैं, तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। आज हमारा टॉपिक होगा मानव श्वसन तंत्र। चित्र मैंने पहले बना लिया, वो इसलिए कि बाद में समय ज़्यादा लग जाता। देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से जो श्वसन क्रिया होती है, यदि हम जानें इसको श्वसन क्रिया, तो इसमें होता है ऑक्सीजन ग्रहण करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना, और तीसरा पॉइंट होता है इसका कार्बन डाई ऑक्साइड का बाहर निकालना। देखिए हमारे श्वसन के तीन प्रमुख कार्य हो गए। पहला है ऑक्सीजन ग्रहण करना। ऑक्सीजन क्यों ग्रहण की जाती है? ताकि भोजन का ऑक्सीकरण हो सके, और जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो इससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निर्माण होता है, और इसी ऊर्जा से जो है हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। दूसरा, बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये जब सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसे बाहर निकाला जाता है। अब आगे देखते हैं हमारे श्वसन अंग। बच्चों, श्वसन अंग हमारे तीन हिस्सों में बांटे गए हैं। जैसे सबसे पहला आता है ऊपरी श्वसन अंग। नंबर 1 ऊपरी श्वसन अंग। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं ऊपरी श्वसन अंग में? आपकी नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। देखते हैं इसके अंदर आते हैं नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। देखिए इन्हीं को बात करते हैं। यह है आपकी नासिका। इसको नासिका द्वार भी कहते हैं, और ये बाहर से दो दिखाई देते हैं, अंदर जा कर के एक ही हो जाते हैं। यदि हम इस नासिका की बात करें तो इस नासिका में छोटे छोटे रोम होते हैं, और ये जो है इसकी जो आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह गीली होती है, अर्थात नम। दो बातें हो गई। नासिका में छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं। हम सांस नाक के द्वारा लेते हैं। कई बार जब जुकाम लग जाता है तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो नासिका के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी जो आंतरिक सतह गीली होती है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की जो हवा के अंदर जो मिट्टी के कण हैं, जो धूल के कण हैं, या कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, वो फेफड़ों में अंदर नहीं जाते। वो हमारी जो ये नासिका जो द्वार है, ये वाला जो नासिका द्वार है, यहाँ इसमें जो छोटे छोटे रोम्स हैं, इनसे वो चिपक जाते हैं, और जो गीला होता है वो उनको वहीं पर रोक लेता है। और दूसरा, हवा ठंडी हो जाती है। यानी कि जो हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो है वायु क्या होती है, इससे वायु शुद्ध व नम हो जाती है। ये काम हो गया आपका, जो है फर्स्ट में आती है आपकी नासिका का। दूसरा, श्वसन क्रिया मुख के द्वारा भी की जाती है। जब नाक बंद हो जाती है तो मुंह से भी हम सांस लेते हैं, और ये मुंह से इतना सा अंतर आता है कि मुंह से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। तो यहाँ से ये मुख, और ये आप देख सकते हैं मुंह और ये नासिका, जो मुख गुहा है, नासिका गुहा है, दोनों आकर के मिक्स हो रही है, एक हो रही है। तो ये आपका मुख हो गया। नंबर तीसरा आता है आपका, ये है आपका मुख। मैं यहाँ लिख देता हूँ मुख। तीसरा आता है आपकी ग्रसनी, यहाँ पे होती है आपकी
ग्रसनी। देखिए बच्चों, इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा। हमारी जो ग्रसनी है, जो ग्रासनाल है, ध्यान से समझिएगा, जो ग्रासनाल है यहाँ आकर के ये जो मुंह और नाक यहाँ तक तो सेम है, एक है, लेकिन आगे जा कर के ये नलियाँ दो हो जाती हैं। एक में सांस जाता है उसे श्वासनाल कहते हैं, और दूसरी में जो है हमारा भोजन जाता है उसे ग्रासनाल कहते हैं। तो ये स्थान हमारा ग्रसनी कहलाता है। और इस स्थिति में जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है, यहाँ पे उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस मैं लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं, ग्रसनी में पाया जाता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसका काम होता है, इस एपिग्लोटिस का काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सरक करके उस भोजन वाली जो ग्रासनाल है, आप हमारी भोजन की जो नली है, उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे सांस उसमें नहीं जाती है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये एपिग्लोटिस उस श्वास नली का मुंह बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। कई बार बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हमें हंसी आ जाती है, तो उस हंसी आने से कई बार हमें फंदा लग जाता है, खांसी ज़ोर ज़ोर से आती है। वो क्यों होता है कि जिस वक्त हम भोजन खा रहे हैं, भोजन निगल रहे हैं, भोजन को जो है चबा रहे हैं और अब हम उसको निगलना है, तो उसी वक्त हमें हंसी आ जाती है। तो जो एपिग्लोटिस को हंसते हैं, हंसना एक फेफड़ों की क्रिया है, एक श्वसन क्रिया है। हंसते हैं तो जो है फेफड़ों के अंदर जो हवा है वो झटके के साथ तेज़ी से बाहर आती है। आप कभी हंसें तो हाथ लगा के चेक करें, आप देखोगे कि यहाँ हवा का प्रेशर पड़ता है। लेकिन उसी वक्त आप खाना भी जो है अंदर ग्रास नली में डाल रहे हो, तो उस स्थिति में जो वो एपिग्लोटिस है वो श्वसन नली का जो मुंह है उसको ठीक से बंद नहीं कर पाता है, और उस स्थिति में खाना सांस नली में चला जाता है, जिससे हमारा सांस बंद हो जाता है। इससे जो है, इसीलिए ये जो हमें कभी भी खाना खाते वक्त कभी भी बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें हंसना चाहिए। ग्रसनी हुई आपकी। तीसरा आता है, चौथा आता है स्वर यंत्र। देखो ये है आपका स्वर यंत्र, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है स्वर यंत्र। इसका यूज़ आवाज़ निकालना है। इसके अंदर जो है स्वर तंतु पाए जाते हैं और इनमें कंपन होता है, और इन्हीं कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। आप समझ चुके हैं कि ध्वनि जो है कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये है हमारा स्वर यंत्र। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, ऊपरी श्वसन अंग। नंबर सेकंड पर आ जाइए। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन, ध्यान से सुने, इसमें आती है आपकी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। इसमें आती है आपकी श्वास नली। नंबर 2 पे आती है आपकी श्वसनी, और फिर आती है श्वसनिकाएं, और लास्ट में आते हैं फेफड़े। ध्यान से सुने बच्चों, देखिए ये है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आगे भी यहाँ कुछ और लिखना है, जगह बहुत कम है। तो आपने लिख लिया होगा, आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है आपकी ये श्वास नली। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये श्वास नली है, और ये जो श्वास नली होती है ये सी आकार के उपास्थल छल्लों से बनी होती है। सी आकार के उपास्थल छल्लों से बनी होती है। ये सी आकार का अंग्रेजी का सी देखा होगा आपने, इस तरीके से ऐसे। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे इस तरीके से टच होते हैं छल्ले, ऐसे 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 ऐसे। और उपास्थल होते हैं, अस्थिल नहीं होते, हड्डी के नहीं होते, नहीं मांस के होते, उपास्थल होते हैं, जिसके हमारे से कान बने होते हैं। आप देखिए कान को ऐसे पकड़ के आप करिए, देखिए इसको ऐसे करिए, ऐसे, और छोड़िए तो ये वापस वैसा हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं हमारी नाक की हड्डी भी उपास्थल होती है, इसको आप ऐसे करिए, थोड़ी देर बाद ये वहीं के वहीं आ जाती है। तो
ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यदि ये उपास्थल नहीं होता तो गलती से कभी ये सांस नली बंद हो जाती, ये चिपक जाती तो मौत भी हो सकती थी। इसीलिए उपास्थल होते हैं, यदि ये थोड़ी बहुत चिपक भी जाती है किसी के दबाने से या किसी चोट लगने से या गिरने से, किसी एक्सीडेंट में यदि चिपक भी जाती है तुरंत ही अपने आप खुल जाती है, इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सी आकार के उपास्थल छल्लों की बनी होती है आपकी श्वास नली। दूसरा आता है श्वसनी। ये जो श्वास नली है आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है और इन्हें कहते हैं श्वसनी। और ये जो प्रत्येक जो श्वसनी होती हैं इनकी संख्या 2 होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्या कितनी होती है? 2। और ये अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। हमारे 2 फेफड़े होते हैं, दोनों में ये श्वसनी एक दाएं में और एक बाएं में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आती है श्वसनिकाएँ। तो ये जो श्वसनी होती हैं, ये श्वसनी क्या होती हैं? ये है आपकी श्वसनिकाएँ। श्वसनिकाएँ जो श्वसनी होती हैं ये आगे जाके, ये मैं लिखता हूँ यहाँ, आगे चलकर बहुत सारी पतली नलिकाओं में बट जाती है और इन्हें हम श्वसनिकाएँ कहते हैं, श्वसनिकाएँ। तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं फेफड़े। देखिए आप इसको यहाँ तक आपने लिख लिया है, उतार लिया है, उतार ले, या वीडियो को रिवर्स करके आप वापस भी देख सकते हैं। मैं इसको हटा एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपकी श्वसनी है, ये श्वास नली हो गई, और ये आपकी श्वसनी है। श्वसनी जो श्वास नली आगे चल के 2 श्वसनियों में बढ़ती है और ये दोनों श्वसनियाँ हैं। देखो ये सांस नली आ रही, ये एक श्वसनी ये रही, एक ये रही, और ये आगे चल के ये 1 2 3 4 काफ़ी सारी श्वसनियों में बढ़ जाती है और पूरे फेफड़ों में फैल जाती है। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो फेफड़े हैं आपके, इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ध्यान से समझना। फेफड़े जो होते हैं ये स्पंजी होते हैं, स्पंजी। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं अंदर, और बहुत सारी पतली पतली श्वसनिकाएँ होती हैं और इनके अंदर हवा भर सकती है। काफ़ी मात्रा में इनमें हवा जो है भरी हुई होती है, भरी जाती है जब हम सांस लेते हैं। और ये जो फेफड़े होते हैं स्पंजी होते हैं, मैं लिख सकता हूँ संख्या में 2 होते हैं। एक होता है आपका दायां फेफड़ा, और एक होता है आपका बायां फेफड़ा। आगे देखिए, ये जो श्वसनियाँ होती हैं, ये जो श्वसनियाँ हैं ये अंतिम श्रेय में जा कर के, और ये एक छोटी सी गुहानुमा संरचना, खाली गोल जगह जो मैं देखिए जहाँ मैं मार कर घुमा रहा हूँ, आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। इसका नाम है वायुकूपिका। इसको कहते हैं वायुकूपिका। ये वायुकूपिका क्यों कही जाती है? ये वायुकूपिका ये क्या होती हैं? ये असंख्य होती हैं, असंख्य, बहुत सारी। फेफड़ों के अंदर असंख्य वायुकूपिकाएँ होती हैं। इन वायुकूपिकाओं में वायु, कौन सी वायु? श्वसन वायु। जब हम सांस लेते हैं तो वो वायु जो है आकर भर जाती है, इन्हीं में आके भरती है। यहीं पर आकर के ये हवा हमारे फेफड़ों में भरती है, इन वायुकूपिकाओं में। और इन वायुकूपिकाओं में क्या होता है, ध्यान से सुने। ये जो वायुकूपिकाएँ होती है इसमें क्या होता है? इसमें रक्त वाहिनियों का सघन जाल होता है। रक्त वाहिनियों का जाल होता है इन वायुकूपिकाओं में। तो ये आपके हुए फेफड़े। और नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा जो आता है आपका श्वसन मांसपेशियाँ। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको मैं करा चुका हूँ ये। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन मांसपेशियाँ। आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो वीडियो रिवर्स करके आप इसको वापस से देख सकते हैं। देखते हैं तीसरा पॉइंट आता है श्वसन मांसपेशियाँ।
इसमें दो हिस्से होते हैं। नंबर एक तो होती है आपकी वक्ष स्थल की पसलियाँ और दूसरे पे आता है आपका डायफ्राम। यहाँ पे ये हो गया आपका डायफ्राम। ये देखिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ डायफ्राम। और पसलियाँ कहाँ होती है आप बना लेना, मैं बना देता हूँ, आप सब याद करिए। ये आपकी जो है उरो अस्थि होती है यहाँ पे, और इससे ये पसलियाँ इस अस्थि से ऐसे जुड़ी होती है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये यहाँ तक आई होती है, और ये ऐसे पसलियाँ इससे जुड़ी होती है। ऐसा आप देख भी सकते हैं। दोनों फेफड़ों की सुरक्षा का कार्य भी करती हैं, और दूसरा श्वसन क्रिया में भी सहायक होती हैं। फेफड़ों की सुरक्षा भी करती हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा भी करती हैं, और श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं। ये हो गई आपकी, इसको हटा देता हूँ मैं, ये रही आपकी पसलियाँ। देखिए अब ये पसलियाँ और इनका क्या काम है, देखिए यहाँ ये आपकी वक्षस्थल की पसलियाँ हैं। इनका एक काम तो क्या है, इनका काम है फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा। आघात कहते हैं चोट को, कोई भी एक्सीडेंटल चोट हो सकती है। और दूसरा काम तो हम बात करते हैं अभी श्वसन की, और जो डायफ्राम है इसका काम भी श्वसन क्रिया में मदद करना होता है। तो ये किस तरीके से डायफ्राम जो होता है इसका, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारी वक्ष गुहा व उदर गुहा के मध्य पर्देनुमा और पेशीय संरचना है, पेशीय संरचना है। सिकुड़ना फैलना इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। देखते हैं, अब हम बात करते हैं श्वसन क्रिया किस तरीके से। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। करते हैं श्वसन क्रिया किस तरीके से होती है, तो मैं इसको यहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, जब हम सांस लेते हैं तो हवा, मैं श्वसन क्रिया को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, तो वायु नाक से प्रवेश करती है, नासाद्वार, नासागुहिका, ग्रसनी, और फिर उसके बाद में आपकी श्वसन नली, फिर श्वसनिका, श्वसनी, फिर श्वसनिका और वायुकुपिका। कैसे आती है इसको समझ लीजिएगा। हमारे जो फेफड़े होते हैं स्पंजी होते हैं, इनमें सिकुड़ने फैलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब हम इनको न तो फैला सकते हैं न इनको सिकोड़ सकते हैं, ये इनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर ये किस तरीके से फैलते सिकुड़ते हैं, तो फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने के लिए जो जिम्मेदार अंग हैं वो दो हैं। वो एक तो है आपके वक्षस्थल की पसलियाँ और दूसरा डायफ्राम। देखिए, जब ये पसलियाँ बाहर की ओर फैलती है, ये वाली पसलियाँ, ये डायफ्राम है। ये जो पसलियाँ हैं यहाँ पाई जाती हैं, ये बाहर की ओर फैलती है। बाहर, क्योंकि पसलियों में सिकुड़ने फैलने की क्षमता होती है, तो पसलियाँ बाहर की ओर फैलती हैं। और ये जो आपका डायफ्राम है ये नीचे की ओर आता है। नीचे पसलियाँ बाहर की ओर आएंगी, डायफ्राम नीचे की ओर आएगा। और ऐसा होने से जो हमारी वक्ष गुहा है, जो हमारा सीना है, अंदर जो खाली गुहा है, इसका आयतन बढ़ जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब पसलियाँ बाहर की ओर आती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर फैलता है, तो वक्ष गुहा का, आंतरिक वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और बाहर की हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। इसे हम सांस लेना कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। ऐसा कब होता है, श्वास लेना। ये किस तरीके से लिया जाता है श्वास, देखिए, पसलियाँ बाहर की ओर फैलती हैं तथा डायफ्राम नीचे की
और फैलता है। इससे क्या होगा? इससे होगा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए, जब पसलियाँ बाहर की ओर फैलती है, डायफ्राम नीचे की ओर फैलता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने से क्या होगा? जो है फेफड़ों के लिए जगह मिल जाती है, और जब फेफड़ों के लिए जगह मिल जाती है तो ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, अंदर। इसे श्वास लेना या निश्वसन कहते हैं, विज्ञान में इसको निश्वसन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, निश्वसन। कोई प्रॉब्लम? फिर से बोल देता हूँ मैं। पसलियाँ बाहर की ओर फैलती हैं, डायफ्राम नीचे फैलता है, तो वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है, फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, और ऐसी जगह मिलने के कारण सांस अंदर ले ली जाती है। जब सांस अंदर ले ली जाती है तो क्या होता है? वहाँ वायु कूपिका है, और वायु कूपिकाओं में रक्त वाहिनियों का जाल है, मैं पहले बता चुका हूँ। और रक्त वाहिनियों में आप जानते हैं हमारे जो रक्त है उसके अंदर रक्त कणिकाएँ होती हैं, और एक रक्त कणिका का नाम है लाल रक्त कणिका, जिसको हम रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। वो लाल रक्त कणिकाएँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करती हैं। ये जो आपने ऑक्सीजन अंदर लिए, इसको पकड़ना, ये काम किसका होता है बच्चों? ये काम होता है आरबीसी का। लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन को पकड़ेंगी, और ऑक्सीजन को लेकर के ये जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं ये जाती हैं कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिका में जाती है, और वहाँ प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का, और फिर इससे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। टॉपिक फिनिश। दूसरा, जब सांस बाहर छोड़ना होता है तो देखिए क्या होता है, इसका उल्टा ले लीजिए। वक्षस्थल की पेशियां अंदर की ओर फैलती हैं, डायफ्राम ऊपर की, वक्षस्थल की पेशियां अंदर की ओर सिकुड़ती हैं, डायफ्राम अंदर की ओर सिकुड़ता है, जिससे वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है। आकार कम होने से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, और आयतन कम होने से फेफड़े भिजते हैं, और जिससे उनके अंदर भरी हुई हवा बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं सांस का बाहर छोड़ना, या इसको उच्छ्वसन भी कहते हैं। किस तरीके से हुआ ये फिर से बता देता हूँ मैं। ये पसलियाँ अंदर की ओर सिकुड़ती हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर सिकुड़ता है, जिससे वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है, और आकार कम होने से वक्ष गुहा का आकार कम होने से अंदर फेफड़ों के लिए जगह कम हो जाती है, और फेफड़ों के लिए जब जगह कम हो जाती है तो उनके अंदर भरी हुई हवा बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं सांस छोड़ना। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट